नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल की जीके सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्राचीन इतिहास का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में कराया गया है। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा मौर्य काल को, वो भी बिल्कुल डिटेल में। अतः आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल आता है, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली ही सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है तथा जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसी से ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में समस्त जो उत्तर भारत है यह 16 बड़े महाजनपदों या राज्यों में विभाजित था। तो क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन या इससे जानकारी मिलती है तो मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से। इनमें से कई जो महाजनपद हैं यह उत्तर वैदिक काल में भी अस्तित्व में थे। इन 16 महाजनपदों में से 8 जो प्रमुख महाजनपद हैं यह आज के वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इसमें स्थित हैं। और इन्हीं 8 को हम लोगों को डिटेल में देखना है, क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम लोग यूपी का ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं 16 महाजनपदों का, लेकिन कौन सा, जो केवल 8 उत्तर प्रदेश में है यही हम लोग देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा इन्हेंस कर लीजिएगा क्वालिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है इन्हेंस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये जो जनपद दिख रहा है महाजनपद, ये मल्ल है। मल्ल जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो देवरिया कुशीनगर का रीजन है वहाँ पर था। इसके दक्षिण में आप लोग आएंगे जब वाराणसी का जो एरिया है वर्तमान, यहाँ पर एक और महाजनपद था जिसको काशी कहते थे। इसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। उसके बाद जो पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर प्रयागराज का रीजन मिलता है। प्रयागराज का जो आसपास का क्षेत्र है जैसे चित्रकूट, कौशाम्बी, यहाँ पर एक महाजनपद था उत्तर प्रदेश में, यह था वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। और जो बुंदेलखंड का रीजन है, आप लोग थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो एक जनपद मिलता है चेदी। चेदी जो महाजनपद है बुंदेलखंड का एकमात्र महाजनपद है। इसके बाद जो बुंदेलखंड के आप लोग और पश्चिम में जाओगे तो आगरा और मथुरा का जो रीजन है, यहाँ पर एक और महाजनपद मिलता है सुरसेन। सुरसेन जो महाजनपद है यह जो है जो आगरा और मथुरा का रीजन है, इसकी राजधानी मथुरा ही थी। उसके बाद दिल्ली और जो मेरठ का रीजन है, आप लोग थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ और वेस्ट में, तो मिलेगा दिल्ली और मेरठ का रीजन में कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद जो बरेली का रीजन है यहाँ पर एक महाजनपद मिलेगा पंचाल। इसके बाद जो है एक और महाजनपद है उत्तर प्रदेश में, ये है कोसल। जो अयोध्या का रीजन है, अवध साइड का जो अयोध्या है, यहाँ पर कोसल महाजनपद था। तीन ही 8 महाजनपदों को हम जो है डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है काशी को हम लोग देखते हैं, काशी महाजनपद को। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी यह थी वाराणसी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, तो यह जो वरुणा और असी नदियों के बीच बसी होने के कारण, वरुणा और असी नदियों के बीच बसी होने के कारण इसका नाम वाराणसी रखा गया। प्रारंभ में काशी जो महाजनपद है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था ब्रह्मदत्त। पूछता है क्वेश्चन के कि काशी महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो ये था ब्रह्मदत्त। काशी को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यह जो है विश्व की सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। काशी या वाराणसी जो है विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है
और काशी का जो उल्लेख है सबसे पहले किस में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में जो है पहली बार काशी के निवासियों का उल्लेख मिलता है। अब देख लेते हैं कोसल महाजनपद को। तो कोसल महाजनपद, इसका जो वर्तमान क्षेत्र है अयोध्या मंडल, इसी में स्थित था। बुद्ध के समय जो कोसल है यह 2 भागों में विभाजित था। फर्स्ट है उत्तरी कोसल, सेकेंड है दक्षिणी कोसल। तो जो उत्तरी कोसल है इसकी राजधानी कौन सी, श्रावस्ती थी, और जो दक्षिणी कोसल है इसकी राजधानी साकेत, वर्तमान अयोध्या थी। जो उत्तरी कोसल इसकी जो राजधानी थी यह अचरावती नदी, वर्तमान में राप्ती नदी से कहते हैं, इसी के तट पर स्थित थी। और इसका जो आकार था यह अर्धचंद्राकार नगर था, यानी जो यह नगर था यह किस प्रकार का था, तो अर्धचंद्राकार था। तो श्रावस्ती जो है उत्तरी कोसल की राजधानी थी। जो अचरावती नदी, जिसे वर्तमान में राप्ती नदी कहते हैं, यह इसी के तट पर थी। इसका जो आकार था इस नगर का यह अर्धचंद्राकार था। यह क्वेश्चन के रूप में बनता है। दक्षिण कोसल, इसकी राजधानी कौन था, साकेत, अयोध्या। भगवान बुद्ध ने जो है अपने जीवन काल का 21 वर्ष श्रावस्ती का जो जेतवन विहार है यहाँ में वर्षा ऋतु जो है बिताए हैं यहीं पर। उस समय यहाँ का जो राजा था, यानी भगवान बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था, प्रसेनजीत। कोसल का प्रभाव जो है कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं इन पर पड़ा। रामग्राम के कोली तथा केशपुत्र के कलामों पर भी था। कोसल और मगध के बीच युद्ध हुआ था। तो काशी को लेकर जो है कोसल तथा जो मगध है इसके बीच संघर्ष चलता रहा। कोसल राजा जो था प्रसेनजीत, इन्होंने जो है अपनी बहन जो महाकोसला है इसका जो विवाह है मगध का जो उस समय का राजा था बिंबिसार, इससे कर दिया। तो ध्यान रखना है काशी को लेकर कोसल तथा मगध है इनके बीच संघर्ष चलता रहा। इसी को मतलब कि समझाने के लिए जो है वहाँ का राजा कोसल का जो प्रसेनजीत था अपनी बहन कोसला का विवाह जो है मगध का राजा बिंबिसार से कर दिया, और जो काशी है इसे दहेज में दे दिया। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को जो है कैद कर उसकी मृत्यु करवाई तो महाकोसला भी शोक से मर गई। इससे क्रोधित होकर जो प्रसेनजीत है इन्होंने पुनः जो है काशी को मगध से छीन लिया। इसके बाद दोनों राज्यों में पुनः जो है युद्ध होने लगे। पहले युद्ध में जो है अजातशत्रु विजयी रहा, लेकिन जो दूसरा युद्ध है इसमें प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। लेकिन बाद में शांति स्थापित करने के लिए जो है उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है अब अजातशत्रु से कर दिया, और काशी को पुनः जो है उसे दहेज में दे दिया। और बाद में जो कोसल है महाजनपद इसका जो विलय हो जाता है मगध साम्राज्य में। अब देख लेते हैं वत्स जो महाजनपद है इसे। तो वत्स महाजनपद वर्तमान का प्रयागराज, चित्रकूट जो जिले हैं, कौशाम्बी का जो एरिया है वहाँ पर स्थित है। इसकी जो राजधानी थी यहाँ कौशाम्बी थी। कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर बसी हुई थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था, उदयन था, जो पुरुवंश से रिलेटेड था। उदयन के पिता परंतम जो है कभी अंग देश के विजय भी प्राप्त किए थे। उदयन ने घोषताराम विहार नामक बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया, और जिसे बौद्ध संघ को दान भी दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे भी क्वेश्चन के रूप में बनता है कि घोषताराम जो विहार है यह कहाँ पर स्थित है, तो कौशाम्बी में स्थित है। और किसने बनवाया था, तो उदयन ने, और यह जो है बौद्ध संघ को गिफ्ट में दे दिया था। बुद्ध ने जो है अपना जो 9वां वर्ष है यहीं पर बिताया था, और यहाँ जो है यह स्थान जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म के छठे जो तीर्थकर हैं पद्म प्रभु, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था जो कौशाम्बी है इसी में। अब देख लेते हैं कुरु को। कुरु जो महाजनपद है, यह महाजनपद जो है वर्तमान का मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो है फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन जो हस्तिनापुर नगर है इसी जो है महाजनपद का हिस्सा था। बुद्ध के समय इसका राजा कौन था, कौरव्य था, और यहाँ के लोग जो है बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये था कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ का जो हस्तिनापुर नगर है इसी महाजनपद के अंतर्गत था, और यहाँ का जो राजा था कौरव्य, यह बुद्ध के समकालीन था। पांचाल देख लेते हैं। यह जो है रुहेलखंड का जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इसमें स्थित है। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी जो पांचाल है इसकी राजधानी अहिछत्र है जो वर्तमान रामनगर बरेली में है, और दक्षिणी जो पांचाल है इसकी राजधानी कंपिल जो वर्तमान फर्रुखाबाद में स्थित है। तो ध्यान रखना है
पांचाल की राजधानी दो थी, कौन कौन सी? उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र बरेली में, और दक्षिणी पांचाल काम्पिल फर्रुखाबाद में स्थित है। कन्यकुब्ज या कन्नौज, जिसे पहले कन्यकुब्ज कहा जाता था, इसी महाजनपद में स्थित था। कंपिल के राजा संजय ने अपना राज्य त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोग एक बार डिटेल नोट बना लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं सूरसेन को, सूरसेन महाजनपद को। यह जो महाजनपद है ये वर्तमान जो मथुरा का क्षेत्र है इसमें स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्धों का जो ग्रंथ है इनके अनुसार जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकच्छयन का संबंध भी इसी राज्य से था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र था, जो अवंती राज्य का राजा प्रद्योत की पुत्री का पुत्र यानी पोता था। उसने जो है बुद्ध की शिष्यता भी स्वीकार की ली थी। अब देख लेते हैं चेदी। जो चेदी है वर्तमान बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसमें स्थित है। इसकी राजधानी सत्यवती या सुक्तिमती भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है चेदी जो है बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें स्थित है। सत्यवती या शक्तिमती इसकी राजधानी थी। महाभारत काल में राजा शिशुपाल इसी से रिलेटेड था, जो कृष्ण ने जिसे मारा था। तो महाभारत काल में यहाँ का जो राजा था शिशुपाल था, जिसे कृष्ण भगवान ने मारा था। चेती जातक में यहाँ के राजा का नाम जो है उपचार मिलता है। अब देख लेते हैं मल्ल। यह महाजनपद जो है देवरिया और कुशीनगर में स्थित था। यह जो है दो भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी जो है कुशीनगर, जो कुशीनारा थी, जो कुशीनगर में पड़ती है, और दूसरी जो है पावा, यह भी जो है कुशीनगर में ही है वर्तमान में। कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर जिसे कहते हैं। तो कुशीनारा में ही भगवान बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो प्रसिद्ध सालवन उपवन है जो हीरानवती नदी के तट पर था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित कर उनका राज्य भी मगध में मिला लिया। मल्ल गणराज गणतंत्रात्मक शासन जो प्रणाली है इस पर आधारित था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है किस महाजनपद में लागू थी? तो मल्ल महाजनपद में। तो ये था उत्तर प्रदेश की 8 जो महाजनपद है, इसे डिटेल में हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म को। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 प्रमुख धर्म जिनमें से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, जिनका प्रभाव जो है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य भाग पर पड़ा है। संस्थापक देख लेते हैं। जैन धर्म हम लोग देख रहे हैं, तो संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखना है संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। उनका जो जन्म हुआ था ये अयोध्या जो उत्तर प्रदेश है यहाँ में हुआ था। और संगठनकर्ता 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी, इनका जो जन्म होता है वैशाली बिहार में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने ही जो है जैन धर्म को संगठित किया, इसलिए इन्हें वास्तविक जो है कह सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन जो जैन धर्म के संस्थापक हैं यह ऋषभदेव ही हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे लास्ट जो तीर्थकर थे ये भगवान जो महावीर स्वामी है यही थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए अब उत्तर प्रदेश से जुड़े जो प्रसिद्ध तीर्थकर हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तीर्थकर वो कौन से हुए हैं इसमें सीरियल नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना है। इस जैसे कि प्रथम तीर्थकर जिसे ऋषभदेव हैं, आदिनाथ जिसे कहा जाता है, इनका जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। यह अयोध्या यूपी से रिलेटेड है। सेकंड जो आए तीर्थ यह थे अजितनाथ, यह भी अयोध्या यूपी में जन्म हुआ था। तो प्रथम और जो द्वितीय तीर्थकर हैं यह अयोध्या से ही हैं, ऋषभदेव और अजातिनाथ। थर्ड थे संभवनाथ। संभवनाथ का जन्म जो हुआ है श्रावस्ती यूपी में। ठीक, उसके बाद फोर्थ हैं अभिनंदन दास, ये जो है अयोध्या से रिलेटेड है, यानी इनका जन्म भी अयोध्या में होता है। सुमतिनाथ का भी जन्म जो है अयोध्या यूपी में होता है। तो वर्तमान जो है अयोध्या यूपी में ही इनका जन्म होता है। तो अभी तक जो ऋषभदेव, अजातिनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमितिनाथ, यानी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5, यानी 4 जो जैन तीर्थकर थे इनका जो जन्म है ये अयोध्या में हुआ है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका भी केवल जो थर्ड थे इनका जन्म ही श्रावस्ती में हुआ है, संभवनाथ जी का। अब देख लेते हैं 6 जो जैन धर्म थे तीर्थकर, ये हैं पदम प्रभु। इनका जन्म जो है पभोसा जो कौशाम्बी है यहाँ पर हुआ था। पूछता है कि पदम जो प्रभु जैन धर्म के तीर्थकर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कौशाम्बी में हुआ, जो पभोसा है यहाँ पर।
7th थे सुवर्णनाथ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी यूपी में। 8 हैं सुबीनानाथ, सुबीधीनानाथ या पुष्पदत्त, इनका जो कंथा कानपुर का जो क्षेत्र यूपी में है यहाँ पर हुआ था। 14वें जो थे अनंतनाथ, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है। तो ध्यान रखना है 5 जो जैन तीर्थकर हुए हैं इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। अरष्टीनाथ ये 22वें तीर्थकर थे या नेमिनाथ भी कहा जाता है, इनका जन्म जो है सौरपुरी आगरा जो यूपी है यहाँ पर वर्तमान में। पार्श्वनाथ जो 23वें जो तीर्थकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी यूपी में वर्तमान में। तीर्थ जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर जो यूपी से रिलेटेड थे। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख स्थल जो उत्तर प्रदेश में हैं। तो श्रावस्ती मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्तमान में श्रावस्ती, यहाँ तीसरे जो तीर्थकर संभवनाथ हैं इनका जन्म हुआ था। यहाँ का जो सोमनाथ मंदिर है महेत, यह विश्व प्रसिद्ध है। तो पूछता है क्वेश्चन के रूप में सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये महेत जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो जिला जो श्रावस्ती है यहाँ पर। कौशाम्बी जिला जो प्रयागराज के आसपास का है, यहाँ पे पद्म प्रभु जो 6वें तीर्थकर हैं इनका संबंध है, यह संबंध है यानी फवोसा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी काशी देख लेते हैं अब। तो सुवर्थनाथ 7वें और पारसनाथ 23वें तीर्थकर जो थे यहीं से रिलेटेड थे। पारसनाथ को बुद्ध ने जो है लगभग 250 यानी 250 वर्ष पहले को माना जाता है। तो ध्यान रखना है पारसनाथ को बुद्ध से लगभग 250 वर्ष पहले माना जाता है। मथुरा आप देख लेते हैं। तो जैन धर्म का जो है प्रमुख केंद्र रहा है मथुरा। कुषाण काल में यहाँ जैन धर्म बहुत समृद्ध था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुषाण काल में यहाँ जो है जैन धर्म बहुत समृद्ध था। यहाँ से जो है अनेक जैविक जैन प्रतिमाएं और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ललितगढ़ देवगढ़ देख लेते हैं। तो जो ललित देवगढ़ है यहाँ पर जो दशावतार का मंदिर सनातन धर्म और प्राचीन जैन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। महोबा गोखर पहाड़ महोबा, यहाँ जो चट्टाने पर खोदी हुई 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं मिलती हैं। कहाँ पर, महोबो या गोखर पहाड़ महोबा से। ये था जैन धर्म। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में। कपिलवस्तु के पास जो आम्र वन में 1 साल वृक्ष के नीचे हुआ था। पिता के इनका नाम क्या था, तो पिता जो थे शुद्धोधन जो कपिलवस्तु जो गणराज्य है इसके प्रधान और शाक्य कुल के प्रमुख थे। कपिलवस्तु वर्तमान में पिपराहवा जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। माता जो है महामाया या माया देवी थी, जो रामग्राम गोरखपुर में जो स्थित है कोली गणराज्य के राजा की पुत्री थी। तो ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के पास आम्र वन में 1 साल वृक्ष के नीचे हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। पिता जो है शुद्धोधन जो कपिलवस्तु गणराज्य के प्रधान और शाक्य कुल के प्रमुख थे। कपिलवस्तु जो है वर्तमान पिपराहवा जिला सिद्धार्थनगर में स्थित है। माता महामाया या माया देवी थी जो रामग्राम गोरखपुर की जो कोली गणराज्य है इनकी पुत्री थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। घटना और विवरण। महान भीष्क्रमण यानी गृह त्याग। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने जो है गृह त्याग कर दिया। इसे जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बोधि या ज्ञान की प्राप्ति। तो बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसे जो है बौद्ध धर्म में बोधि संबंधित कहा गया। तो बोधि या ज्ञान जो प्राप्ति है यह बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। उपाधि इन्होंने जो है तथागत कहा गया। उपाधि इन्हें जो है तथागत कहा गया जिसका अर्थ होता है जो सत्य को जान चुका है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ ऋषभ पंतनम या मृगदाव में पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महानिर्वाण इनका हुआ था।
3 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश का संबंध देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यह तीनों जो है उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। बुद्ध ने जो है 21 वर्ष श्रावस्ती के जो जेतवन बिहार है यहाँ पर बिताए हैं। जो कोसल राज्य था इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी की आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहीं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध के समय जो है उत्तर प्रदेश में, वैसे तो ध्यान रखना है, बुद्ध के समय जो है 10 प्रमुख गणराज्य थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गणराज्य पूछा है, ठीक, लेकिन जो 7 प्रमुख गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे, 10 थे लेकिन 7 उत्तर प्रदेश में थे। ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इस काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर थे काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, हस्तिनापुर और अहिच्छत्र। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित तत्व, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है अंगुत्तर निकाय तथा जैन के जो भगवती सूत्र है इन दोनों से मिलता है। बुद्ध दर्शन से संबंधित तत्व थे। तो अरस्तु ने जो है गोल्डन मीन यानी मध्यम मार्ग की तुलना बुद्ध के मध्यम मार्ग मिडिल पाथ के सिद्धांत से की है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य न तो अत्यधिक भोग में रहना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में, बल्कि मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। सनातन धर्म से संबंधित खोजें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ सनातन धर्म से जुड़ी अनेक मूर्तियां या पुरातात्विक अवशेष भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मथुरा से जो है विष्णु, सूर्य, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वराह, दुर्गा, लक्ष्मी, ये सभी की सभी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। मथुरा के सोनक क्षेत्र के खुदाई के दौरान कुषाण कालीन मंदिर मिला है, जो सनातन धर्म की गहराई और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में मथुरा भारतीय मूर्तिकला की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है मथुरा को। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक पुरास्थल जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर, झांसी, कानपुर, इन स्थानों पर सनातन धर्म के अनेक प्राचीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग जो बौद्ध काल में 10 स्वतंत्र गणराज्य थे उन्हें देख लेते हैं, लेकिन हम लोग केवल 7 देखेंगे क्योंकि हम लोगों को यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आता है। तो 7 को हम लोग देख लेते हैं। तो बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 स्वतंत्र गणराज्य थे, जिनका उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है। प्रमुख गणराज्य जो है निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है? कपिलवस्तु के शाक्य, यानी शाक्य कपिलवस्तु जो सिद्धार्थनगर में वर्तमान में पड़ता है, तो इसकी राजधानी कपिलवस्तु ही थी। पहले कपिलवस्तु को नेपाल जो तिलौरा कोट है इससे जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपराहवा से जोड़ा जाता है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप भी मिला है। इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध के अवशेषों पर बना यह स्तूप है। तो जो है यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह बुद्ध के अवशेषों से बना हुआ है। बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में ही हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं केशपुत के कलाम, यह सिकंद गणराज्य है। यह जो है सुल्तानपुर में स्थित है वर्तमान में। यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में वर्तमान सुल्तानपुर जिले में स्थित था। वैदिक साहित्य में इसका संबंध पांचाल के केशियों से जोड़ा जाता है। प्रसिद्ध अलार कलाम जो साख्य दर्शन के गुरु थे और गौतम बुद्ध के जिन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे इसी से रिलेटेड थे, इसी गणराज्य से संबंधित रखते थे जो अलार कलाम है। बुद्ध ने सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम को दीक्षा प्राप्त की थी। ध्यान रखना है, बुद्ध ने सबसे पहले ही वैशाली में ही अलार कलाम से दीक्षा प्राप्त की थी। अब देख लेते हैं रामग्राम के कोली जो गोरखपुर में स्थित है वर्तमान में। तो यह गणराज्य जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। वर्तमान में यह गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल से पहचाना जाता है। रोहिणी नदी शाक्य और कोली जो गणराज्य हैं इनके बीच में बहती थी। दोनों गणराज्य इसी नदी के जल पर सिंचाई के लिए निर्भर थे। नदी के जल को लेकर दोनों के बीच जो है संघर्ष हुआ। तब बुद्ध के कपिलवस्तु जाकर दोनों को शांत किया गया था। यानी नदी को जो जल है इससे लेकर दोनों के बीच जो है संघर्ष हुआ, तब बुद्ध ने कपिलवस्तु जाकर दोनों को शांत किया। कोली लोग अपने समय के प्रभावशाली
अनुशासित प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। अब देख लेते हैं पिपली वन के मौर्य होगा, यहाँ पे मौर्य नहीं होगा, मौर्य। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वर्तमान जो गोरखपुर है यहाँ पर, यह जो गणराज्य गोरखपुर के निकट जो कुसमी गांव है, इसके पास इसकी जो राजधानी यही थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह जो गणराज्य है गोरखपुर के निकट कुसमी गांव के पास राजधानी नामक स्थान से पहचाना जाता था। जब कौशल के राजा विदुदभ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया तो कुछ शाक्य लोगों ने जो है यहाँ आकर बस गए और मौर्य गणराज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र जो है मोर निपिक्का की आवाज़ों से गूंजता रहा, इसलिए इन्हें जो है मौर्य, यहाँ पे मौर्य नहीं होगा, मौर्य ही होगा, हम लोग ध्यान रखना है। माना जाता है कि बाद में मौर्य वंश जिसे चंद्रगुप्त मौर्य, माना जाता है कि बाद में जो है मौर्य वंश इसी से मतलब कि आगे चल के हुआ, इसी गणराज्य से उत्पन्न हुआ था मौर्य वंश, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मल्ल। तो कुशीनारा का या कुशीनारा का मल्ल जो वर्तमान कुशीनगर में स्थित है। यह गणराज्य जो है वर्तमान कसया कुशीनगर जिले में स्थित है। रामायण में मल्लों के लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। तो ध्यान रखना है, रामायण में मल्लों को जो है लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। इस गणराज्य में सालवन उद्यान में ही महाबुद्ध ने जो है महानिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसी गणराज्य में जो है सालवन उद्यान है, यहीं पर महात्मा बुद्ध को मृत्यु यानी जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है हुआ था। मल्लों की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन थी। बाद में मगध ने जो है अजातशत्रु, मगध का जो राजा था अजातशत्रु, इन्होंने जो है मल्लों को पराजित कर मगध में इसे मिला लिया। अब देख लेते हैं पावा के मल्ल, यह भी कुशीनगर में। तो यह गणराज्य पडरौना कुशीनगर जिला में स्थित है। मल्लों का यह दूसरा भाग था जिसकी अलग राजधानी पावा थी। बुद्ध महापरिनिर्वाण से पूर्व अपना अंतिम भोजन इसी पावा नगर में किया था। अब देख लेते हैं लास्ट सुषुम मार्गी के जो है भाग्य, जो वर्तमान मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है इसमें है। तो यह जो गणराज्य वर्तमान मिर्जापुर जिले के सुषुमागिरी क्षेत्र में स्थित है। यह गणराज्य जो है सुषुमागिरी क्षेत्र है, चुनार आप लोग जो मिर्जापुर कहा है वहाँ पर, यह गणराज्य अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन बौद्ध काल में इसका उल्लेख मिलता है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा बोधि कुमार थे जो वत्सराज उदयन के पुत्र थे। बोधि कुमार ने ही बुद्ध के शरण ग्रहण की और उनके जो है प्रमुख अनुयायी बने। अब देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर को 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो नंद वंश के पतन के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार गोरखपुर जिले के निकट मौर्य नामक जनपद में हुआ था जिसकी राजधानी पिपलीवन थी। चंद्रगुप्त इस जनपद के प्रधान के पुत्र थे। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान पिपलीवन का संबंध राजधानी गांव गोरखपुर से जोड़ा जाता है। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की सीमा। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मौर्य शासक जो प्रमुख हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो है यूपी स्पेशल, आप लोग इस वीडियो को सीरीज को देख सकते हैं। तो इसमें कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक महान जो बिंदुसार का पुत्र था। तो अशोक को हम लोग अब देख लेते हैं अशोक का शासनकाल। अशोक ने जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय की। प्रारंभ में जो है वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु मुगली पुत्तिस के प्रभाव से उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो ध्यान रखना है, मौर्य का जो महान सम्राट अशोक जी हैं, इन्होंने पहले जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे, परंतु बाद में मुगली पुत्तिस के प्रभाव से आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी गए और वहाँ के लोगों को कर माफ कर दिया। तो ध्यान रखना है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक ने जो है लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ के लोगों को जो टैक्स यानी कर है उसे माफ कर दिया। अशोक की धम्म नीति। तो अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान एवं आचार संहिता धम्म प्रस्तुत की। वह विश्व का पहला शासक था जिसने सभी प्रणालियों को समानता की।
बात की। अशोक के शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है। अब तक अशोक के जो शिलालेख 40 से अधिक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शिलालेख हैं उनसे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है अहिरोरा, जो मिर्जापुर में पड़ता है। यह जो है लघु शिलालेख है। दिल्ली टोपरा जो सहारनपुर में स्थित है, स्तंभलेख है। मेरठ स्तंभलेख, कौशाम्बी स्तंभलेख और सारनाथ लघु स्तंभलेख। टोपरा जो मेरठ के स्तंभ लेखों को हैं, इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ध्यान रखना है, टोपरा व मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। जबकि कौशाम्बी का जो स्तंभलेख है, यह अकबर ने प्रयाग जो किला है यहाँ पर लगवाया था। भारत सरकार का जो प्रतीक है, सारनाथ स्तंभ पर स्थित जो सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक यानी स्टेट एम्बलम के रूप में स्वीकार किया है। अशोककालीन स्थापत्य, तो अशोककालीन स्तूपों व शिलालेखों के निर्माण में चुनार जो मिर्जापुर में पड़ता है, इसका जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, अशोककालीन जो स्तूप व शिलालेखों का निर्माण में चुनार की बलुआ पत्थरों का यूज किया गया है, जो मिर्जापुर में पड़ता है। हजारों स्तूप बिहार चैत अशोक काल में ही बनाए गए थे। ये आप लोग ध्यान रखना है। हिंसांग ने उल्लेखनीय किया है कि मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी आदि स्थानों जो है अनेक स्तूप थे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल देख लेते हैं। तो कौशाम्बी, यहाँ पर गोस्ताराम विहार है। कुशीनगर रणभार स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, धर्मराजिक स्तूप अभी विद्यमान है, ध्यान रखना है सारनाथ में। श्रावस्ती सहेत महेत स्तूपों में सामान्यतः धार्मिक अवशेष यानी रिलेस रखे जाते हैं, यह ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी का घोस्ताराम विहार, कुशीनगर रणभार स्तूप, सारनाथ धमेक या धर्मराजिक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महेत। प्रयाग प्रशस्ति देख लेते हैं। तो प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर बाद में गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई गई थी, जिसे हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसे जो है प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। कौशाम्बी लघु स्तूप देख लेते हैं। यह शिलालेख जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है अशोक की जो रानी थी कुरुबाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कौशाम्बी लघु स्तंभलेख है, यह जो है अशोक की जो रानी थी कुराबाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का लेख क्वीन एडिक्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख है, इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। सोहगौरा का ताम्रपत्र देख लेते हैं। यह ताम्रपत्र प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा गया है। इसमें अनाज के भंडारण से संबंधित आदेश हैं, ताकि संकट काल में इनका यूज किया जा सके। यह स्थान जो है गोरखपुर जिले के सोहगौरा नामक जो गांव है यहाँ पर स्थित है। जो यह गोरखपुर जिले के सोहगौरा, यह जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसे जो है भारत का सबसे प्राचीन प्रशासनिक आदेश भी माना जाता है। मौर्य प्रशासन की व्यवस्था देख लेते हैं। तो मौर्य काल में जो मौर्य काल है, साम्राज्य में सुगमता लाने के लिए 5 प्रांतों में जो है विभाजित किया गया था। जो मुख्य प्रांत था प्राची या पूर्वी प्रांत, जिसे मगध भी कहते हैं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख जो है नेपाल के जो तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर जिले के आसपास स्थित है। इसमें जो है अशोक की लुम्बिनी यात्रा जो राज्याभिषेक की 20 वर्ष बाद की गई थी, इसका वर्णन मिलता है। इसमें रुक्मिणी स्तंभ लेख में जो सिद्धार्थनगर में स्थित है। इसमें जो है बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख भी मिलता है, तथा कर माफी कर कम करके 1/6 से 1/8 उल्लेख जो है इसमें ही मिलता है। इस कारण से इसे जो है आर्थिक स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें जो है बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख मिलता है, इसके साथ ही कर माफी और कर की कमी का भी उल्लेख इसे मिलता है। इसी कारण जो रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख है, इसे आर्थिक स्तंभ लेख यानी इकोनॉमिक पिलर इडिप्ट भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं पिपराहवा स्तूप। तो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित यहाँ बुद्ध से संबंधित प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थान शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु पिपराहवा में स्थित है। चलिए थोड़ा सा शुंग डायनेस्टी है, इसे भी देख लेते हैं। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना 125 ईसा पूर्व में ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शुंग वंश की स्थापना हुई।
पुष्यमित्र ने राजधानी पाटलिपुत्र पटना से स्थानांतरित कर विदिशा उज्जैन के आसपास स्थापित कर दी। धर्म नीति, तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अयोध्या के शिलालेखों तथा कालिदास के नाटक मालकाभिमित्रम से यह ज्ञात होता है कि उसने जो है पतंजलि यानी योग सूत्रकार की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो अयोध्या के शिलालेख तथा कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसी से यह ज्ञात होता है कि उसने जो है पतंजलि योग सूत्रकार की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन बनता है, फिर भी वह सहिष्णु शासक था। उसने भरहुत जो सतना मध्य प्रदेश में है एक बौद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया था। साम्राज्य की सीमा, शुंग साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समान ही थी। पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इस काल में संस्कृत भाषा, वास्तुकला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ। इसलिए इस युग को वैदिक पुनर्जागरण का काल पीरियड ऑफ वैदिक रेनेसेंस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इस समय वैदिक संस्कारों का पुनर्जन्म हुआ। अयोध्या, काशी, कौशाम्बी आदि में यहाँ पर यज्ञ हुए। शास्त्र, संस्कृत अध्ययन केंद्रों का भी विकास हुआ। यूनानी आक्रमण, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही भारत का जो है पहला यूनानी आक्रमण हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस आक्रमण का जो नेतृत्व है ये डेमेट्रियस ने किया था, लेकिन पुष्यमित्र ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया। स्थापत्य कला, तो भरहुत स्तूप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दिया हूँ। तो भरहुत स्तूप जो सतना मध्य प्रदेश में शुंग काल के प्रसिद्ध कला का उदाहरण है। इसमें जो है धार्मिक कथाएं, जातक चित्र, रेलिंग नक्काशी और बौद्ध प्रतीक अंकित हैं। इस काल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कण्व डायनेस्टी जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। स्थापना, कण्व की स्थापना शुंग वंश के पतन के बाद हुई। इस वंश के संस्थापक और प्रथम शासक वसुदेव कण्व थे। शासनकाल, इस वंश ने जो है लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत पर शासन किया। यह जो वंश था यह ब्राह्मण वंशी था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इस वंश के प्रमुख शासक वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुरसमन थे। अंत देख लेते हैं तो लगभग 30 ईसा पूर्व में आंध्र सतवाहन जो वंश थे, इसी शासक काल का जो बाल्की पुत्र सस्कर्णी है कान्व वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार हम लोग क्या देख लेंगे, मौर्य वंश, शुंग वंश, कान्व वंश, सातवाहन हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो श्रृंखला का क्रम उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैलता हुआ चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं। आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं कि हम लोग महाजनपद से जो कण्व वंश है यहाँ तक पढ़ लिए। अब लोग हम लोग थोड़ा उस वीडियो में देख लेंगे जो हिंदी यूनानी आक्रमण हुआ था। उसके बाद गुप्त काल देख लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा गुप्त काल हमारे लिए। उसके बाद जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये देख लेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है जो वर्धन वंश है जिसमें हम लोग देखेंगे उसे भी। यानी कल वीडियो में जो है एंशिएंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश का समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सीरीज के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।